हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं कि आपके जीआईसी अल्टीग्रेड के जो बचे हुए एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि अंतिम समय में आपको अब कैसे अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिनको अब ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, किन टॉपिक को आप बेहतर तरीके से तैयार करें, कैसे तैयार करें और क्या तरीका होना चाहिए आपका। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों का आपका जवाब मिलेगा। हमारे हाथ में है हमारा जो है, जब हम जीआईसी अल्टीग्रेड की 2018 वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान लास्ट मोमेंट पर हम जो रणनीति बनाते थे, जैसे हम चीज़ों को तैयार करते थे, याद करते थे, उनके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानने समझने का अवसर मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़, आप जानते हैं कि आप चाहे अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका कोई भी विषय हो, बायोलॉजी हो, एसएसटी हो, और भी जो भी विषय है, तो सबसे बड़ी चीज होती है उनके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों जिनको आप भूल सकते हैं। बहुत सारे साथियों का सवाल रहता है कि सर कैरेक्टर्स मिस हो जाते हैं, कैसे याद करें। बहुत हमारे अंग्रेजी वाले साथियों का सवाल रहता है कि सर जो हमारे यहाँ चूंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत ब्रॉड है। ब्रॉड का मतलब यह है कि एक एक स्पेसिफिक टॉपिक को दिया हुआ है, अब उसमें बहुत सारे राइटर्स आ जाते हैं। तो क्या उन राइटर्स के बारे में भी हमको पढ़ने की जरूरत है, या फिर सिर्फ हम अपने उसी संबंधित टॉपिक को पढ़ें, या फिर कैसे करें। तो इस पर हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजों पर बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये मेरे हाथ में है हमारा, जब हम तैयारी कर रहे थे उस दौरान हमारा ये संक्षिप्त नोट था। जब हमारे पास समय था तो उस दौरान जब हम पढ़ते थे, क्योंकि और भी किताबें थी, कोचिंग भी मैंने कर रखा था, तो वहां पर पढ़ने के बाद सारे नोट्स को मैं इस तरीके से लिखा करता था। ठीक है, ये देखिए, मैं कुछ आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, देखने का ना प्रयास करिएगा कि इसमें क्या लिखा है। इस तरीके से करते करते क्या है, अब आप इसको देखेंगे एकदम रंगा पेंटा एकदम बराबर है। इस पे जो है कई बार स्केच चला हुआ है, जो हाइलाइटर होता है वो चलाया है। उस पहले बात तो लिखा है, उसके बाद लिखने के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर उसको हाईलाइट किया है, उसके बाद उसको दोबारा किया है। अब ऐसे करते 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 जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया था, तो उस दौरान मैं क्या करता था, यहाँ पर देखिए, मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए हमारे अंग्रेजी विषय की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर देखो पोएट, जो पोएट है इंग्लिश राइटर इंग्लैंड वाले, उनको मैंने एक जगह पर लिख दिया था। ठीक है, अब वो कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, क्योंकि हमें पता है इस वाले जो आपका जीआईसी अल्टीग्रेड का एग्जाम है, इसमें राइटर से संबंधित सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। बायोग्राफी से संबंधित बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानने की जरूरत है। उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, और कौन से एरा में वो जन्म लिए, यानी कौन से एरा में उन्होंने क्रिएशन उन्होंने लिखा है, ये आपको जानने की जरूरत है। या उनके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हो जिन्होंने, जिसकी वजह से उनको ख्याति मिली हो, उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। इसी तरीके से आप अगर एसएसटी के हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ों को उसी हिसाब से फॉलो करने की जरूरत है। बायोलॉजी के हैं फिर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने की जरूरत है। अब मैंने इस तरीके से बनाया। अब जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए पोएम से संबंधित, जो मैं मिस कर सकता हूँ, जैसे प्राइज है, नोबेल प्राइज है। अगर हम बात करें यहाँ पर विलियम बटलर एट्स, WB एट्स जो है 1923 ईस्वी में नोबेल प्राइज पाया, तो मैं उनको इस फैक्ट को अलग लिख दिया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है TS इलियट साहब की, अब यहाँ पर WB एट्स हो गए, यहाँ पर TS इलियट साहब हो गए। 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनका डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1888 और 1965 है। तो इस तरीके से जो फैक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आर्डन का, तो इनको भी 1947 में पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ था। तो प्राइज क्या मिला हुआ था, क्या उनके से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, जो आप मिस कर सकते हैं, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिसकी वजह से उनको विशेष मतलब ख्याति प्राप्त हुई, कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, तो उसको आपको यहां पर लिख देना है एक सरसरी निगाह में। और लास्ट मोमेंट पर मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितना आपने पढ़ा है उसको पॉलिश करिए। आप उसका एक स्केच अपने माइंड में तैयार करो। जैसे मान लीजिए आप अगर एसएसटी के हैं, तो आप कोई युद्ध है या कोई घटना है या 1857 की क्रांति हम मान लेते हैं, और उसके बारे में आप एक बार अपने मन में खाका बनाओ और लिखते चले जाओ, एक ऐसे मोटा माटी करके। मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ तो बड़े प्रेम से मैंने लिखा हुआ, बहुत अच्छा से लाइन वाइन खींच खाच करके मैंने बढ़िया बनाया हुआ है। अब इसके बाद इसी तरीके से पूरे राइटर्स का देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये मिस नहीं होंगे हमसे। पहली बात तो हम इनको एग्जाम में जाने से पहले 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, जब भी हमारे पास समय मिलेगा, एक बार मैं इनको सरसरी निगाह से देख लूंगा। और अंतिम समय में ये
कोई मेरा ऐसा वो नहीं था, बशर्ते ये लास्ट मोमेंट। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये अंतिम स्केच इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना दिया। अगर बता दूं तो ये नॉवेल का है, यहाँ पर कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ, किस स्टेज या थिएटर में पब्लिश हुआ था, और अगर हम बात करें तो बुक कौन सी बुक से संबंधित है, चैप्टर, और फिल्म उस पर अगर कोई बनी है या कोई एक्स्ट्रा ऐसे फैक्ट है जो हो सकता है, तो एक लाइन में यहां पर सब मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। ये की पॉइंट्स हैं, इनको हम कह सकते हैं, जो आप मिस कर सकते हैं। बट अगर आप जब लिखने के प्रयास करेंगे इस तरीके कॉलम बना करके, तो आपको यहाँ पर सारी चीजें, अब इसको देखो, अगर यहाँ पर हेनरी फीडिंग के बारे में हमने यहाँ पर बात किया है, 1707 ईस्वी में डेट ऑफ बर्थ है इनकी, डेट ऑफ डेथ जो है 1754 में। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल इनको बोला जाता है, फादर ऑफ जो है एपिस्टोलरी नॉवेल भी हेनरी फीडिंग को कहा जाता है। जेन एस्टेन है, उनको भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजों को एक जगह पर आप अगर रखने का प्रयास करते हैं, जानते हैं, तो ये आपसे मिस नहीं होगा, और अंतिम समय में यही करना है आपको। अब देखिए, मैं एक चीज और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें एसे पर, एसे पर मैंने ऑफ स्टडीज कब रिटर्न हुआ, कब पब्लिश हुआ, उससे संबंधित एक्स्ट्रा चीजें क्या है, मतलब ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, सर रोजर एट होम, विलियम विम्बल, और सर द स्पेक्टेटर क्लब, जितने भी हैं की पॉइंट्स क्या है उसका, मैं आपको बताता हूं कि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आप उनके एक एक फैक्ट को स्केच करने का प्रयास करो। बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है चीजों को आप विजुअलाइज करो। अब जब ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं विजुअलाइजेशन है, इसमें आपको जो फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको लगता है कि यार हाँ ये चीज बन सकती है, ये पूछी जा सकती है, मिस हो सकती है हमसे, उसको आप यहां पर रखने का प्रयास करो। अब अगर हम बात करें तो ये देखो, अप्रोच के जो राइटर हैं, जैसे बेकन साहब हैं, जोसेफ एडिसन है, रिचर्ड स्टीले हैं, लैम्ब हैं, ठीक है। तो यहां पर इनके बारे में हमने लिखा, यहां पर डेट ऑफ बर्थ इनकी लिखी, क्योंकि यही पूछा जाएगा, ये बात आप समझ लेना, यही पूछा जाएगा। अगर हम बेकन की बात करें तो द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, एसे, अप्रोच उनको बोला जाता है, तो उसको भी मैंने यहां पर लिखा हुआ, क्या हो सकता है उनसे संबंधित की पॉइंट। और आइए आगे दिखाता हूं, यहां पर ये देखो, ये भी ड्रामा से संबंधित चीजें थी। तो ड्रामा में जो हमारे ये रफली मैंने बनाया हुआ, कोई ऐसे नहीं है कि बहुत एकदम बढ़िया पार पार करके लिखा, रफली बनाया। ये चीजें मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है कि जैसे मान लीजिए मैकबेथ है, ठीक है, कब लिखा गया है, कब पब्लिश हुआ, कौन से स्टेज पर पब्लिश हुआ है, और उससे संबंधित क्या चीजें है। जैसे क्वार्टो में नहीं पब्लिश हुआ था, 2113 लाइंस का है, 7 सोलिलाकी है, 41 कैरेक्टर्स हैं, इसको मैंने लिखा। मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर हम बात करें तो ये देखो कब पब्लिश, 1600 में पब्लिश हुआ था। स्टेज में लगभग यही कुछ आसपास में जो है 1996-97 के आसपास में स्टेज पर हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। और लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 2669 लाइन है, 23 कैरेक्टर्स हैं, किसमें, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट की अगर हम बात करें तो ये भी पब्लिश हुआ 1623 में, और स्टेज पर ये जो है 1599 से 1600 के बीच में। और कहाँ किस में पब्लिश हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो माइनर कैरेक्टर क्या हो सकते हैं जिनको आप मिस कर सकते हैं, उनको इस तरीके से लिख दीजिए। देखिए ये पूरा मैंने बनाया हुआ है। अब अगर हम आगे इसी तरीके से बढ़ते चले तो यहाँ पर आप कुछ और चीजों को मैं दिखाना चाहूंगा। बर्थडे पार्टी वार्टी का मैंने बढ़िया यहाँ पर सब बना दिया था भाई। देखो अब देखो जो मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत सवाल आते हैं इस बात को लेकर के कि सर कैरेक्टर्स नहीं याद होते हैं। देखो ये है आपके कैरेक्टर कि मर्चेंट ऑफ वेनिस आपके सिलेबस में है। इसमें ड्यूक ऑफ वेनिस किंग है, और प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ अरागान, ये सब जो है शूटर्स हैं। और एंटोनियो मर्चेंट है, वसेनियो एंटोनियो का फ्रेंड है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर सेलेनियो, सेलेरिनो और ग्रेसियानो और ये सब सेलेरियो, ये सब देखो उनके फ्रेंड्स हैं, जो पूरा एक जगह पर आपको लिखा हुआ, जो मिस हो सकता है आपसे एग्जाम में। इनको आप इस तरीके से विजुअलाइज करके एक जगह रखने का प्रयास करो। आप देखना, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से अंतिम समय में यही है, आप उसकी क्रीम को निकालने का प्रयास करो। देखोगे ना आपको बहुत मजा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और रही बात, जैसे कुछ लोगों का कहने का ये रहता है कि सर डर लगता है, अभी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है घबराहट सी हो रही है। एक बात आप समझ लीजिए, मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूँ कि जब मैं मथुरा एग्जाम देने गया था तो उस दौरान मेरे साथ में हम 4 लोग थे, चारों मतलब कह सकते हैं बहुत क्लोज मित्र तो नहीं लेकिन मित्र ही थे, साथ में गए थे। और वहाँ पर हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब मैं गया हूँ 27 तारीख को यहाँ से गया हूँ
और अकेला मैंने एसी का टिकट बुक करा लिया था। बाकी वो तीनों जो है अपना जनरल से गए थे, उनको कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, शायद भगवान जाने। पर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था। मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था जिसमें मुझे लगता था कि ये मेरे भविष्य की आगे की दिशा और दशा तय करेगा। तो ये चीज़ें मेरे मन में थी। तो पहली बार मैंने एसी का टिकट बुक किया, नीचे की सीट मिल गई और पूरी रात नींद नहीं आई। 27 तारीख को पूरी रात में जो है, 27 जुलाई मुझे बहुत अच्छे से याद है, पूरी रात में जगते हुए चला गया, पूरी रात सोने का प्रयास किया, नींद नहीं आई। अगले दिन 28 था, 28 तारीख को मैं अगर बात करूं तो पूरे दिन मुझे नींद नहीं आती है। उसके बदले हमारे जो 3 और साथी थे, बढ़िया जो है एकदम भूसा जैसे भरी हुई ट्रेन में वो जाते हैं और पूरी रात सोते हुए जाते हैं। भगवान जाने कैसे, बताते तो यही थे कि भाई बढ़िया सोया हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के जहाँ भी जैसे भी मिला सो करके गए। अगला दिन होता है, हम लोग जाते हैं वहाँ पर जो है बढ़िया अपना जो है कमरा उमरा ले लिए। हालांकि वो लोग नहीं राजी थे, लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, ले लो, सोना है थोड़ा देर, क्योंकि रात में नींद नहीं आई, सोना बहुत ज़रूरी है। और उस दौरान भी मैंने बहुत प्रयास किया, बट मुझे नींद नहीं आई। बशर्ते मेरे तीनों दोस्त आराम से कम 3-4 घंटे दोपहर में भी सोए वो। और वहाँ पर फिर अगले दिन मैंने खूब प्रयास किया था कि मैं रात में अच्छा सोऊंगा, सुबह बढ़िया नींद लेकर के उठूंगा। मुश्किल से रात में मुझे 2 या 3 घंटे नींद आई होगी, नहीं तो नहीं आई। बशर्ते मेरे मित्र लोग आराम से 6 बजे तक बढ़िया सो करके गए थे एग्जाम देने। तो इससे एक चीज मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो आपको पैनिकनेस है, ये जो घबराहट है, ये जो डर है, ये आपके लिए अनिवार्य है। और कह सकते हैं कि ये आपके सीरियसनेस को दर्शाता है। बशर्ते एक बात आप सोचना, समझना और जितना हो सके करने का प्रयास करना, क्योंकि संभव नहीं होता है, कहना तो आसान है, करना उतना संभव नहीं होता है। बट कोशिश करो इस पर ओवरकम करने का, और जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर अपने एग्जाम के लिए पूरी तरीके से एक जगह फोकस्ड रहो। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यही तरीका है पढ़ने का, इसके अलावा कोई और ऐसी तरीका नहीं है कि आप कुछ और कर देंगे तो बिल्कुल आपका सब कुछ अलग हो जाएगा। चीज़ों को समझो, चीज़ों को अभी भी आप अगर करना चाहेंगे तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। रेगुलर पढ़ो। इस दौरान जब एग्ज़ाम नज़दीक था, मैं आपको विश्वास के साथ ये चीज़ें कह सकता हूँ कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं था जब एग्जाम से कम 1-1.5 महीने पहले तक मैं 12-14 घंटे से कम नहीं पढ़ता था। ये बात आप समझ लीजिए। तो इस दौरान आपको 12-14 घंटे, 15 घंटे पढ़ने को जरूरत पड़ रही, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जितना हो सके उतना अपने आप को इन्वॉल्व करो, लिखो, यही आपको सक्सेस दिलाएगा। उम्मीद करता हूं जो मैं चीज़ें आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। और अभी तक जो है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर लिया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।